अस्सलामुअलैकुम। स्ट्रेट टॉक में खुश आमदीद। आपके साथ मैं हूं आयशा बख्श। 5 अगस्त को मुश्तरका मफादात काउंसिल ने 7वीं मरदमशुमारी की मुत्तफ़िक़ा तौर पर मंजूरी दी। इस इजलास में वज़ीर आज़म, वज़ारत मनसूबाबंदी, इदारा शुमारियात और चारों सूबों के वज़राए आला के साथ साथ सियासी जमातों के नुमाइंदों को भी शरीक किया गया। पीपल्स पार्टी की जानिब से कमर ज़मान कायरा भी इस इजलास में शरीक हुए। 5 अगस्त के इस फैसले के रोज़ ही सियासी, आइनी और सहाफ़ती हलकों ने वसूख के साथ ये बात करना शुरू कर दी कि मुश्तरका मफादात काउंसिल के इस फैसले के बाद इंतखाबात मुकर्ररा मियाद में नहीं हो पाएंगे। पीपल्स पार्टी में शामिल बड़े जयद आइनी माहिरीन को भी इस आइनी तकाजे का पूरा अंदाज़ा था, मगर इस फैसले के चंद रोज़ बाद ही पीपल्स पार्टी की तरफ से ये मुतालबा शुरू हो गया कि इंतखाबात 90 रोज़ में ही होने चाहिए। इसका वाज़े इजहार 25 अगस्त को पीपल्स पार्टी की सेंट्रल एग्जीक्यूटिव कमेटी के इजलास में भी किया गया। और अब गुज़िश्ता रोज़ फिर पीपल्स पार्टी के रहनुमाओं ने चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात की, जिसके बाद मीडिया से गुफ्तगू में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा नैयर बुखारी का कहना था कि चीफ इलेक्शन कमिश्नर से मुलाकात के दौरान हमने मौक़िफ़ अपनाया है कि इलेक्शन कमीशन नए इंतखाबात की तारीख दे, क्योंकि कौम में बहुत इज़्तिराब व बेचैनी है। पीपल्स पार्टी जैसी मंझी हुई सियासी जमात इस सारे खेल में शामिल होने के बावजूद अब 90 दिन में इंतखाबात का तकाजा क्यों कर रही है? अब क्यों मरदमशुमारी के नताइज पर तनकीद करने वाले मुराद अली शाह इंतहाई सादगी से ये कहते हैं कि मरदमशुमारी की वजह से इलेक्शन मुलतवी नहीं होने चाहिए? कहीं ऐसा तो नहीं कि पीपल्स पार्टी हालात को अपने मतलब के जाविये से देखकर बहुत से सियासी ख्वाब बुन रही थी? हत्ता के बिलावल भुट्टो को अगला वज़ीर आज़म बनाने की ख्वाहिश का भी खुलम खुला इजहार होता रहा, मगर हालात ने साबित कर दिया कि पीपल्स पार्टी सरासर खुशफहमी का शिकार है। जरदारी साहब ने पंजाब में PTI के खला को पुर करने के लिए पूरा जोर लगाया, मगर इस्तेहकाम पार्टी वजूद में आ गई। KPK का रुख किया तो परवेज़ खटक की तहरीक इंसाफ पार्लियामेंटेरियंस ने अटक पुल के पार अपना ही सियासी मेला सजा लिया। बलोचिस्तान की सियासत तो पहले ही कौम परस्त जमातों, पख्तून इलाकों में पख्तून कौम परस्त JUI और कबायली सरदारों के गिर्द घूमती है। यूं तहरीकी अदम एतमाद से शुरू की गई इस सरमायाकारी से पीपल्स पार्टी को क्या मिला? बिलावल भुट्टो की 16 माह की वजारत खारजा या फिर सेहत और माहौलियात जैसी वजारतें? और देर सवेर इंतखाबात होने की सूरत में ज़्यादा से ज़्यादा सिंध, जहाँ पीपल्स पार्टी 2008 से मुसलसल इक़्तिदार में है। तो क्या पीपल्स पार्टी को ऐसा महसूस तो नहीं हो रहा है कि जिन पे तकिया था वही पत्ते हवा देने लगे? इसी पर गुफ्तगू रहेगी। पैनल में हमारे साथ हैं शहजाद चौधरी, जैगम खान, अबसार आलम और इफ्तिखार अहमद साहब। आप चारों का बहुत शुक्रिया। पहला सवाल आप सबसे। पीपल्स पार्टी की नाकाम सियासी सरमायाकारी, PTI के साथ कुर्बतों की खबरें, क्या पीपल्स पार्टी दबाव डालकर बेहतर सियासी डील हासिल कर पाएगी? शहजाद चौधरी साहब, सियासत में कहा जाता है हर बात का इम्कान रहता है। सियासी तौर पर अभी ग्राउंड पर उतनी हलचल नहीं, मगर बिहाइंड द डोर्स बहुत कुछ हो रहा है। पीपल्स पार्टी जहां खड़ी है, जिस किस्म की एक्टिविटीज़ हैं, जिस तरह अपने आप को जहां साबित करना चाह रही है, बेहतर तौर पर कुछ हासिल कर पाएगी? देखिए, एक और चीज़ होती है जिसको कहते हैं रनिंग एट द स्पॉट, यानी हरकत तेज तर है मगर सफ़र आहिस्ता आहिस्ता। तो ये हालात हैं कि चाहे यहाँ पे आप घर के अंदर बैठ के भागते रहें, लेकिन अगर सफ़र आपका नहीं तय हो पाएगा। पीपल्स पार्टी बदकिस्मती से, और आपने सारी बातें कह दी अपने इब्तदाइये में, मैं तकरीबन हर चीज़ से एग्री करता हूँ, यही मसाइल रहे पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ। देखिए, हसन निसार साहब की एक लाइन बोरो करता हूँ, वो कहते हो, उन्होंने कहा एक मरतबा, या कहते हैं कि कबूलियत हो या मकबूलियत हो, उसके लिए भी खुसूसियत चाहिए होती है। इसका सिंध, अगर आप इसको सियासी तौर पर देखें, इसको तर्जुमा करें सियासी तर्जुमा, तो इसका मतलब यह है कि आपको कम से कम 9 होना पड़ता है इससे पहले कि कोई खींच के आपको 11 पे ले जाए। 5 वाले को 11 पे खींचना मुश्किल होता है। ये है इसका सियासी मतलब। तो आप सबसे पहले अपने आप को ये डिटर्मिन करें कि आप 5 पे हैं, 6 पे हैं, या 9 पे या 8 पे हैं। अगर आप 8 और 9 पे हो तो फिर तो 11 पे आपको खींचा जा सकता है, लेकिन अगर आप 5 और 6 के इर्द गिर्द घूम रहे हैं तो फिर 11 पे लाना किसी के लिए भी नामुमकिन हो जाता है। एक तो ये बुनियादी चीज़ है। दूसरा, बदकिस्मती से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध से बाहर नहीं निकल पाई। 18वीं तरमीम ने, जहां पर यह कहा गया कि सूबों को इतनी ताकत दे दी गई और डेलीगेशन ऑफ पावर एंड ऑल दैट स्टफ प्रोविंसेस के पास चला गया, बड़ा अच्छा हुआ। लेकिन क्या हुआ कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने अपने आप को 18वीं तरमीम के बाद किला बंद कर लिया सिंध के अंदर, और उस किले को अंदर से बहुत बड़े बड़े वो लगा दिए, कुंडियां लगा दी और कुंडे लगा दिए, और वो उससे फिर निकल नहीं पाए।
जहाँ आपने जिक्र किया बलूचिस्तान का, बजिंजो साहब थे, उन्होंने कहा था उनके साथियों ने कि शायद वो पीपल्स पार्टी के साथ, उन्होंने भी सुर्ख झंडी दिखा दी। इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी कभी ना बन पाती अगर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की थोड़ी सी गुंजाइश होती। दूसरा, पीपल्स पार्टी का थोड़ा सा एक साख का भी मसला है, और ये साख का मसला वो अभी तक हल नहीं कर पाई। ये 90 की दहाई से जो चला हुआ साख का मसला, यानी अंदाजा लगाइए कि बेनजीर भुट्टो जैसी काबिल लीडर थी, और उसके होते हुए बावजूद इसके कि उसके कैलिबर की और उसकी जो ब्राइट लीडरशिप थी, उसके बावजूद ये जो एक साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के एक चिपक गया, एक दाग और धब्बा लग गया, वो उसे धो नहीं पाई मुकम्मल तौर पर। और यही मजबूरी रही जो कि आज तक जब भी कोई पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को देखता है तो इसी नजरिए और इसी तरीके से देखता है। तो मेरा ख्याल है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, लेकिन आपकी बात से मैं एक और तरीके से इस तरह भी बोलूं, लिखा भी है इसके बारे में, पहले भी जिक्र किया, मेरे हिसाब से पीटीआई ने बहुत बड़ी गलती की जब उसने अपनी सोलो फ्लाइट पे जाने की कोशिश की। वो वक्त था जब वो पार में आना चाह रहे थे या आ सकते थे और आ रहे थे, 2017 का पीरियड, 2018 का पीरियड, कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ उसका एक, जिसे कहते हैं, नेचुरल एफिलिएशन बनता था। ये दोनों पार्टियां थोड़ी सी ज्यादा नॉन कंजर्वेटिव थी, ये कन्वेंशनल पार्टियां नहीं थी, अपने आप को तब्दील करने की सलाहियत रखती थी, सिवाय उसे एक आध धब्बे के जो कि पीपल्स पार्टी के सर पे लगा हुआ है, तो उससे हटाया जा सकता था। ये पीपल्स पार्टी के लिए भी अच्छा होता, पीटीआई के लिए भी अच्छा होता। आज पीटीआई इन हालात में ना होती जिसमें आज बैठी हुई है। तो मेरा ख्याल है कि वो एक नेचुरल, एक इनका अलायंस बनता है, लेकिन क्या वो समझ, वो बूझ, वो तैयारी, वो ओपननेस इनकी लीडरशिप में मौजूद है कि ये अपने आप को उस अपनी अनाओं से आगे पार करा के मिलने की कोशिश करें? शायद इनके हक में इस वक्त नहीं, इस दफा नहीं, 5 साल बाद की बात कर रहा हूँ। इस दफा जो है सो है, ऐसा ही रहेगा। ठीक है जी, ऐसा ही रहेगा। इफ्तिखार साहब, मकबूलियत के लिए खसूसियत चाहिए होती है। पीपल्स पार्टी ने तो बड़ी खसूसियत दिखाई, 17 में बलोचिस्तान से नून लीग की हुकूमत भेजनी हो, या फिर चेयरमैन सेनेट का मामला रहा, वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस से लेकर इत्तेहादी हुकूमत, तमाम मामला खुद उन्होंने इल्तवा का शिकार किया इंतखाबात को। इस वक्त क्या हो रहा है? फ्रस्ट्रेटेड एफर्ट्स हैं पीपल्स पार्टी के, कोई सियासी इत्तेहाद बन जाए किसी सूरत, जिनके साथ चले थे उनको छोड़कर कहीं कबूलियत हो जाए किसी तरह? क्या चाह क्या रहे हैं, हो क्या रहे हैं? कुछ भी नहीं चाह रहे। वो चाह रहे हैं कि पाकिस्तान के दूसरे सूबों में भी उनकी पोजीशन को तस्लीम कर लिया जाए। है पोजीशन ये उनकी, मैंने कहा तस्लीम कर लिया जाए, मैंने ये नहीं कहा है। मैंने पूछा आपसे, आपने कहा कर लिया जाए, तो क्या है? वक्त साबित करेगा। अभी तो इलेक्शन दूर हैं। बड़ी कोशिश की सराइकी बेल्ट में उन्होंने काम करने की। अगर आप गौर करें तो बिलावल भुट्टो साहब ने भी बैठ के यहाँ पे काफ़ी काम किया, सराइकी बेल्ट से ताल्लुक़ रखने वाले बास सियासी ख़ानदानों के साथ मुलाकातों के में, और आसफ़ अली ज़रदारी साहब ने भी काफ़ी अरसा लाहौर में गुजारा उन लोगों से मुलाकातों में, और अभी भी उनकी ख्वाहिश यही है। लेकिन प्रॉब्लम ये आ गई कि वो लोग तैयार नहीं हैं इनके साथ जाने को। और ये जो कबूलियत, मकबूलियत और खसूसियत की बात है, मैं शहजाद साहब से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि 90 में जो साख का मसला शुरू हुआ और जिसकी वजह से पीपल्स पार्टी पंजाब से मुकम्मल तौर पे आप कह सकते हैं कि ख़त्म हो गई, उसने इस सारे के सारे ख़राबी में बहुत बड़ा किरदार अदा किया। अब जो पार्टियों की कुर्बतें हैं, कोशिश तो हो रही है। एतजाज़ साहब ने बात खुल के की सेंट्रल वर्किंग कमेटी में 90 डेज़ की। उनके साथ तहरीक इंसाफ के एक दोस्त हैं, वो भी वकील हैं, और उनके एतजाज़ के राब्ते बहुत गहरे होते जा रहे हैं। जब बड़े मज़े की बात है कि जमात इस्लामी, पीटीआई और पीपल्स पार्टी तीनों की तीनों जमातें चाहती हैं कि 90 दिन में इलेक्शन हो। और मैं ये समझता हूँ कि इस बात को आप रूल आउट नहीं कर सकते 90 दिन वाली बात को। ये हो सकता है कि 90 दिन के बजाय 100 दिन लग जाए, 125 दिन लग जाए। जो इलेक्शन कमीशन मीटिंग्स कर रहा है उसमें मुझे ये एहसास हो रहा है कि ज़्यादा तवज्जो है। फिर ये है कि जमात इस्लामी ने एक काम फिर कर दिया है, वो सुप्रीम कोर्ट पहुंच गई है इस मामले के लिए। अगर आपको याद हो, पाकिस्तान की सियासत में पिछले 4-5 सालों में सबसे अहम फैसले और बुनियादी फैसले और तब्दीलियाँ लाने वाले फैसले जमात इस्लामी की दरख्वास्तों पे हुए हैं। तो आप उनको बिल्कुल ये ना समझें कि उनकी दरख्वास्त में कोई वज़न नहीं है। अगर ये फ़ैसला हो जाता है कि जो 2 निगरान वज़ीर आला थे उनकी कॉन्स्टिट्यूशनल हैसियत वो नहीं होती और नहीं है, जो असल में आइन का मकसद है या आइन जो चाहता है कि वो है इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर्स, नॉट
निगरान चीफ मिनिस्टर्स, इस पॉइंट के ऊपर बहुत बड़ी डिबेट ने जन्म लेना है और मुमकिन तौर पे ये हो सकता है कि इलेक्शन उस हवाले से ना हो जिस हवाले से इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान करना चाहता है कि दिसंबर के बाद जब प्रोसेस मुकम्मल हो जाए तो करें, हल्का बंदियों के बगैर, हल्का बंदियों के बगैर। और ये डिबेट बड़े इंटरेस्टिंग डिबेट है। खुद पीपल्स पार्टी ने उसमें पार्टिसिपेट किया, बल्कि 2 आदमी ने पार्टिसिपेट किया और आज उससे पीछे हट रहे हैं। हाँ। लेकिन जमात इस्लामी की जो दरख्वास्त है मैं उसको बड़ा अहम समझता हूँ इस मौके पर। गालिबन कुछ देर पहले शायद जो वजारत कानून की तरफ से जवाब दिया गया उसमें बता दिया गया कि अगर सदर की भी तरफ से भी कोई तारीख आएगी तो सूबों के ऊपर वो इम्प्लीमेंट नहीं होगी, अगर वो, क्योंकि सदर वाला भी एक नुकता बीच में। नहीं वो ठीक है ना, सदर के सवाल का जवाब दे दिया ना वजारत कानून ने। उसने कहा कि इलेक्शन करवाना इलेक्शन कमीशन की जिम्मेदारी है। लेकिन मेरे इस सवाल का भी तो जवाब को देने कि जब 2 निगरान वज़ीर आला हों तो क्या आइन निगरान वज़ीर आला को ये इख्तियार देता है कि वो मुश्तरका मफादात की कौंसिल में बैठ के इलेक्टेड वज़ीर आला, लेजिटिमेट वज़ीर आला जो इतराज भी कर रहा था सेंसस पे, वो बैठ के अप्रूव कर दे और उसके फौरन बाद शुरू हो जाए कि अब उसको भूल जाएं? ये भी तो सवाल बनता है। बड़ा डिबेट है ना। यस ऑब्वियसली इट इज अ डिबेट। ठीक है। अब ये ना कि हम तो आदि ही हो गए हर बात पे मिठाइयाँ बांटने के चक्कर में, ऐसी बात नहीं है। लेट्स वेट एंड सी। चलें ठीक है। अब सर साहब आपकी तरफ आऊँगी। ऊपर एक नेचुरल अलायंस की बात हुई, नून लीग इत्तेहादी हुकूमत का ये टाइम ख़त्म होने के बाद जो हालात नज़र आ रहे हैं गैर मकबूल दिख रही है। इस वक्त अवाम जिस गुस्से में है वो कहते हैं कि ये जो निगरान सेटअप भी है उसको तो यही हुकूमत लगा कर गई है। ज़्यादा गुस्सा नून लीग की तरफ नज़र आ रहा है चीज़ों को देखते हुए। पीटीआई और पीपल्स पार्टी का माजी में भी हमें एक साथ साथ चलना, किसी दबाव के ऊपर इकट्ठे एक जैसे पॉलिटिकल स्टेप्स लेना, दूसरी जमातों को डीरेल करना नजर आता है। समझते हैं ज्वाइंट वेंचर आने वाले दिनों में मुल्क की सियासत में नजर आ सकता है, या पीपल्स पार्टी सिर्फ पीटीआई के साथ जो खबरें हैं उस मुताबिक एक दबाव की कोशिश कर रही है एस्टैब्लिशमेंट से बेहतर डील के लिए? देखिए, आपके सवाल के जवाब से पहले मैं इफ्तिखार साहब ने एक बड़ा अच्छा पॉइंट रेज किया कि केयर टेकर जो चीफ मिनिस्टर 2 हैं वो काउंसिल ऑफ कॉमन इंटरेस्ट में बैठ के फैसला कर सकते हैं कि नहीं कर सकते। ये वाकई डिबेटेबल क्वेश्चन होगा सुप्रीम कोर्ट के सामने। फ़र्ज़ करें सुप्रीम कोर्ट कहती है कि उनका वोट जो था मेजॉरिटी का फैसला होगा ना किसी भी काउंसिल का या जो भी फोरम होता है, तो अगर उसमें 2 लोगों का वोट निकाल भी दिया जाए तो कितने पीछे वोट बचेंगे? क्या उनकी बुनियाद पे कोई फैसला सीसीआई में किया जा सकता है और वो इम्प्लीमेंट हो सकता है कि नहीं हो सकता? ये भी एक सवाल होगा कि अगर उन दोनों चीफ मिनिस्टर्स को निकाल दिया जाए केयर टेकर को, तो जो दूसरे मेंबर्स थे क्या उनका जो फैसला है वो इम्प्लीमेंटेबल है या नहीं है कानून के मुताबिक? तो अच्छा, दूसरे जो आपने बात की है ना कि मेरा ये ख्याल है, मेरा ये अपना ख्याल है और उसकी बुनियाद पीपल्स पार्टी के माजी के जो उनकी स्ट्रेटजी रही है, पॉलिटिकल स्ट्रेटजी, वो इस्टेब्लिशमेंट से लड़ते नहीं हैं। बहुत अरसा पहले उन्होंने सीख लिया था कि इस्टेब्लिशमेंट से लड़ना नहीं है, लेकिन वो इस्टेब्लिशमेंट को इतनी जल्दी ग्राउंड देते भी नहीं हैं। वो ये कहेंगे कि हम कमज़ोर हैं, हम इस्टेब्लिशमेंट से लड़ नहीं सकते, लेकिन वो अपने मौक़िफ़ पे कायम रहते हैं और कहीं इधर उधर से वो रास्ता निकालने की कोशिश करते रहते हैं। अगर आप उनकी पिछले 20-30 साल की सियासत पे नज़र रखें तो वो उसमें इस्टेब्लिशमेंट से डील भी करते हैं। और क्या वजह थी कि परवेज़ मुशर्रफ ने आते ही ये कहा कि बेनज़ीर भुट्टो और नवाज शरीफ दोनों वापस नहीं आ सकेंगे, कभी भी नहीं आएंगे, सारी ज़िंदगी वापस नहीं आएंगे। वजह ये थी, उन्हें पता था कि दोनों जो हैं वो इस्टेब्लिशमेंट की बात को आंखें बंद करके नहीं मानते। वो कहते हैं कि हम आवाम का मैंडेट लेके आए हैं और हमने भी कुछ डिलीवर करना। अब पीपल्स पार्टी पे एडिशनल धब्बा बेनज़ीर भुट्टो के जाने के बाद गवर्नेंस का बहुत बड़ा लग गया कि उनकी गवर्नेंस का वो मयार नहीं रहा जो बेनज़ीर भुट्टो के दौर में था। उस वजह से पीपल्स पार्टी को जो नुकसान हुआ है ना, वो उसके अजाले में ज़्यादा इस्टेब्लिशमेंट के सामने बिछ गए हैं। और इसीलिए ये जो अदम एतमाद की आपने तहरीक की बात की और सारा है, उसमें पीपल्स पार्टी बहुत अच्छा खेली है और मैं उनको दाद दूंगा कि उन्होंने मुस्लिम लीग नून को शीशे में उतारा और मुस्लिम लीग नून की जो कमज़ोरियां थी इक़्तिदार की कुर्बत की, उसको उन्होंने एक्सप्लॉइट किया और उनसे वो काम करवा लिया जो शायद सारी मुस्लिम लीग नून नहीं करना चाहती थी। ये मेरा ख्याल है कि अक्सरियत मुस्लिम लीग नून की नहीं करना चाहती थी, लेकिन पीपल्स पार्टी ने करवा लिया, क्योंकि उस वक्त पीपल्स पार्टी को ये शायद वादा तो नहीं कह सकता, इशारा दिया गया था कि अगले वज़ीर आज़म बिलावल भुट्टो होंगे और आपकी बारी है। एक फैक्टर उसमें जो नया आया है ना, वो ये है कि उस वक्त इस्टेब्लिशमेंट और थी, मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट, और अब मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट और है। उस वक्त की मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट का जो स्ट्रेटजी या एजेंडा वो कुछ और था, अभी वाली का कुछ और है। इसलिए मेरा ख्याल है कि पीपल्स पार्टी को
बैकफुट पे जाना पड़ा है। सर कतई कलामी की माजरत अफसार साहब, तो इसे क्या कहेंगे? पीपल्स पार्टी जो इस वक्त स्ट्रेटेजी ले रही है पॉलिटिकल, जाहिर बात है वो पंजाब में ग्राउंड चाहते थे, केपीके में एक्सपेक्टेशन थी, बलोचिस्तान में थी, कुछ वैसा नहीं हुआ। वो अब नई इस्टेब्लिशमेंट आई है, मायूसी है, वो तवक्कुआत पूरा ना होने या नज़रअंदाज होने का एहसास है? इस बायस ये जो पीटीआई के साथ खबरें आ रही हैं कुछ ना कुछ वो सिर्फ दबाव के लिए हैं? मेरा फिर वही सवाल है, या वाकई सीरियसली पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पीटीआई के साथ चलना चाहेगी, या सिर्फ दबाव है कि बेटर डील मिले? देखिए, मैं अब आपको ज़ाती जो मेरे मुशाहिदात हैं और जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैं पिछले कुछ अरसे में, कुछ सालों में, कुछ 2 दहाइयों में कम से कम मैंने पीपल्स पार्टी और नून लीग को जो काम करते देखा आपस में, मैं उसमें ये कहूँगा कि पीपल्स पार्टी का दिल जो है ना वो मुस्लिम लीग नून के साथ है। अच्छा। लेकिन पीपल्स पार्टी का जो दिमाग है वो पीटीआई के साथ है। ये इसलिए ये जो आपको इस वक्त पीपल्स पार्टी की जो स्ट्रेटजी नज़र आ रही है, ये बेहतर डील हासिल करने के लिए है। अल्टीमेट एनालिसिस में अगर उन्हें किसी, आप देख लें जितने भी क्राइसिस आए हैं 2013 से लेके, बल्कि 2012 से, जब ताहिरुल कादरी को पहली दफ़ा इस्टेब्लिशमेंट लेके आई है कनाडा से पाकिस्तान की मईशत को तबाह करने के लिए, उस वक्त से लेके और फिर उसके बाद जब 2014 का धरना करवाया गया उस वक्त की इस्टेब्लिशमेंट में पाकिस्तान की मईशत को मज़ीद बर्बाद करने के लिए, उस दौर में पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग हमेशा साथ खड़े मिलेंगे आपको। बिल्कुल ठीक। तो जब, और वकला तहरीक का भी आप वकला तहरीक में भी देख लें, वो बाद में आपस में वो लड़ पड़ते हैं और अलग हो जाते हैं। ये भी उनकी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी है, क्योंकि वो इत्तेहादी बन के इलेक्शन नहीं लड़ सकते। ठीक है, तो इस वक्त वो उसी पॉलिटिकल स्ट्रेटजी पर है क्या? बिल्कुल दुरुस्त हो गया। ज़ैगम साहब, ये जो अभी बात की दिल मुस्लिम लीग नून के साथ, दिमाग पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ, पीपल्स पार्टी ने IMF मुआहदे को लेकर भी, सेंसस को भी लेकर मैंने बात की है, हर फैसले में बराबर की शरीक रही है, मगर अब उसको हर बात में एक दुख सताने लग गया है। आवाम से कहते हैं आपके साथ हैं, इलेक्शन कमीशन से कहते हैं कि इलेक्शन कराओ। ये क्या है, क्या जो पीपल्स पार्टी के साथ हो रहा है? आप क्या एनालिसिस करेंगे? उधर सिंध में भी एक पैगाम कुछ है उनके लिए, जहां 60 से ज़ायद सरकारी अफसरान के नाम स्टॉप लिस्ट में डाले गए हैं। प्रेशर में है पीपल्स पार्टी कहीं ना कहीं। पीपल्स पार्टी को रोटी को चोची तो नहीं कहती कि उसे ये मालूम ना हो कि मुत्तरका मफादात कौंसिल में सेंसस को, मरदमशुमारी को मंजूर करवाने का मकसद क्या था। पूरा पाकिस्तान उस वक्त इस बात को डिस्कस कर रहा था, आप और मैं इस बात को डिस्कस कर रहे थे। तो मसला तो कुछ और है। देखिए, 2008 के इलेक्शन में, जो आप कह सकते हैं कि मोहतरमा का आखिरी इलेक्शन था, अगरचे वो शहीद हो चुकी थी, पीपल्स पार्टी के वोटों का हिस्सा 31% था। उसके बाद जरदारी साहब ने टेक ओवर किया, जिनके पास सियासत की 2 PhDs हैं, हमारे कुछ जय्यद सहाफ़ियों के बकौल। और 10 साल बाद 2018 में पीपल्स पार्टी का वोटों का हिस्सा 13% हो चुका था, 31% से 13%, आधे से भी कम, और ज़्यादातर महदूद सिंध में। आसिफ अली जरदारी साहब जून 2015 में उन्होंने ईंट से ईंट बजाने का ऐलान किया था जी। उसके बाद वो 1.5 साल के लिए मुल्क से बाहर चले गए। दिसंबर 2016 में वो वापस तशरीफ़ लाए, तब से वो भट्टे पर मजदूरी कर रहे हैं। और आपको मालूम होगा, और जरदारी साहब को भी मालूम होना चाहिए, कि जब आप भट्टे से पेशगी ले लें भट्टे से, तो वो उधार कभी नहीं उतरता। फिर आपका पूरा ख़ानदान भट्टे को छोड़ के नहीं जा सकता, भट्टे वाला आपको नहीं जाने देता। 2018 में जरदारी साहब ने पेशगी ले ली, 2018 का इलेक्शन उन्होंने बचा लिया। अब वो भट्टा छोड़ के नहीं जा सकते। ये नखरे दिखाना बस नखरे की हद तक है। वो सिस्टम की बड़ी खूब खिदमत कर चुके हैं। बलूचिस्तान की हुकूमत उन्होंने गिरवाई, संजरानी साहब को वो लेकर आए। नवाज़ शरीफ के के ख़िलाफ़ जब केस चला, वो ठीक है, 14 के धरने में वो एक मुख्तलिफ मंज़र था। उसके बाद मुस्लिम लीग नवाज़ भी पीपल्स पार्टी पे हमला आवर हुई थी, वो चौधरी निसार वाले वाक़यात भी याद होंगे। लेकिन 2016 से नवाज़ शरीफ के ख़िलाफ़ जो केसेस थे, उसमें पीपल्स पार्टी सिस्टम के साथ खड़ी हुई थी। अब ये जो हुकूमत आई है, ये तो 90 दिन की हुकूमत है। अवाम का गुस्सा है, अवाम के गुस्से से पीपल्स पार्टी बचना चाहती है, फासला अख्तियार करना चाहती है, मुस्लिम लीग नवाज़ से ज़रा दूर हटना चाहती है, कोई अपना नैरेटिव लाना चाहती है। उसे समझ आ चुकी है कि इलेक्शन अगर लेट हो गए
तो हमारे लिए ख़तरात बहुत बढ़ जाएंगे। ठीक। सिंध को जिस तरीके से जरदारी साहब ने चलाया है, जिस तरीके का पेट्रोनेज का सिस्टम है, ये जब गिरेगी ये पूरी बिल्डिंग तो एकदम से धड़ाम से आके गिरेगी। ठीक हो गया। क्योंकि उन्होंने ये सारी बुनियाद अवामी मकबूलियत पर नहीं रखी। बिल्कुल सही। यहाँ तो अवाम की नब्ज़ से वैसे ही बाकी पाकिस्तान पे उनका अवाम की नब्ज़ पे हाथ ही नहीं था। यहाँ का वोटर तो वैसे ही चला गया। इलेक्टेबल कैसे उनके साथ जाते? इलेक्टेबल तो उस पार्टी के साथ जाता है जहाँ से उसको कुछ वोट मिले। 20 वोट उसके हों तो 20 वोट पार्टी के हों तो वो तब बजाए। जहाँ उसको वो 20 वोट ना मिले तो वो कहता है कि मैं इंडिपेंडेंट ख़त्म खड़ा हो जाऊँगा। बिल्कुल सही। तो ख़तरात पीपल्स पार्टी के लिए बहुत मौजूद हैं। वो अपना रास्ता निकालने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत बड़ी उनको कोई कामयाबी मिल सकती है। क्या पीपल्स पार्टी दबाव डालकर बेहतर सियासी डील हासिल कर पाएगी? पैनलिस्ट की राय है दिलो दिमाग क्योंकि एक जगह नहीं है, नखरे अब दिखाए नहीं जाएंगे। मुश्किल है कि रास्ते मनपसंद मिले। एक ब्रेक लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे तो बात होगी बिजली के बिलों, महंगाई और हुकूमत की IMF की तरफ नजरों पर। प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद। मुल्क भर में बिजली के बिलों और महंगाई पर मुजाहिरे आज भी जारी रहे। निगरान हुकूमत वफाकी काबीना के 3 इजलास बुला चुकी है, मगर ताहाल अवाम को रिलीफ नहीं मिल सका। रिलीफ मिलना तो दूर की बात, 1 सितंबर से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमत में भी 2 रुपये 7 पैसे इजाफे का इम्कान है। बिजली की कीमतों में इजाफे की मंजूरी से अवाम पर 35 अरब रुपए का इजाफी बोझ पड़ेगा। गैस की कीमतों में 60% तक इजाफे की समरी तैयार की जा चुकी है। पेट्रोलियम डिवीजन के मुताबिक गर्दशी कर्जा कम करने के लिए ये प्लान IMF की हिदायत पर तैयार किया गया है। निगरान वजीर खजाना शमशाद अख्तर ने बिजली के बिलों में रिलीफ के लिए IMF से राब्ता किया तो IMF की जानिब से तहरीरी प्लान मांग लिया गया है। मगर अवाम के लिए इन तमाम बुरी खबरों में अच्छी खबर यह है कि सदर मुमलिकत डॉक्टर आरिफ अलवी ने महंगाई से बिलकती और खुदसोजियाँ करती हुई अवाम की हालत ज़ार पर रहम करते हुए अपनी तनख्वाह में सिर्फ और सिर्फ 2 मरतबा इजाफा मांगा है। सरकारी दस्तावेजात के मुताबिक सदर मुमलिकत तनख्वाह में 2 इजाफे चाहते हैं, जिनमें से पहले का इतलाक 1 जुलाई 2021 से होना चाहिए, जबकि दूसरे इजाफे का इतलाक 1 जुलाई 2023 से होना चाहिए। फिलवक्त सदर की माहाना तनख्वाह 8,46,000 रुपये है। 2 मराहिल में इजाफे के तहत जुलाई 2021 से उनकी तनख्वाह 10,24,000, जबकि जुलाई 2023 से उनकी तनख्वाह 12,29,000 रुपये हो जाएगी। एक तरफ अवाम है जो रिलीफ के लिए सड़कों पर सरापा एहतजाज है, जबकि दूसरी तरफ अशराफिया है जिसका पेट भरने का नाम नहीं ले रहा। IMF के एक हालिया बयान के मुताबिक IMF को पाकिस्तानी अवाम से हमदर्दी है। पाकिस्तानी हुकूमत को गरीब और मिडिल क्लास को टैक्स में छूट और अशराफिया पर मजीद टैक्स लगाने होंगे, ये IMF का कहना है। काश कि यही हमदर्दी इस मुल्क को चलाने वालों को भी अवाम से हो। इसी पर गुफ्तगू करेंगे कि हमदर्दी है, नहीं है तो क्यों नहीं है। सवाल इस तरह से, अशराफिया को टैक्स करो IMF, अशराफिया मुराद छोड़ने को तैयार नहीं। अवाम हुकूमत से, हुकूमत IMF से रिलीफ की मुंतज़िर, क्या निगरान कुछ कर पाएंगे? ज़ैगम खान साहब, कोई उम्मीद अवाम रखे ना रखे, रोती पीटती बिलकती रहे, अशराफिया अपने लिए कानून भी बनाएगी, इजाफे भी करेगी, मुराद भी देगी और रावी ऐसी चैन ही चैन लिखता रहेगा इनके लिए। जो काम सुकरात और बुकरात नहीं कर सके, जो काम इसाक डार साहब नहीं कर सके, जो कहते थे मैंने 535 प्रोग्राम किए हैं IMF के और मुझसे ज़्यादा बेहतर कोई नहीं जानता, तो ये लोग जो 3 हफ्ता पहले आए हैं, इनसे आप क्या तवक्को रखते हैं? इनका क्या तजुर्बा है गवर्नेंस का? इनके पास वक्त कितना है? इनके पास मैंडेट कितनी है? देखिए, IMF ने आपको रोड मैप बनाकर नहीं दिया, पाकिस्तान ने एक रोड मैप बनाकर IMF को दिया है और उस रोड मैप को दिखाकर, जमा करवाकर IMF से कर्ज लिए हैं। यहाँ से पीछे नहीं हट सकते। IMF आपको सीधी बात करता है, जो आपने कहा। IMF ये कहता है कि आपका हज़ारों अरब रुपए का बजट खसारा है, या तो खर्चा कम करो या फिर ये करो कि टैक्स लगाओ। 75% आपकी जो इकानमी है वो अनटैक्स्ड है। 25% के सेक्टर, सर्विस सेक्टर, रिटेल सेक्टर, एग्रीकल्चर, वो टैक्स ही नहीं है। छोटा सा हिस्सा है जिससे आप तमाम टैक्स ले रहे हो, उनसे टैक्स लो। लेकिन ये कहते हैं कि नहीं करेंगे। क्या करेंगे? हम नोट छापेंगे। अब डॉलर जिस मईशत में कम होंगे और नोट छप रहे होंगे तो वहाँ यही कुछ होगा कि रुपया गिरेगा, डॉलर बढ़ेगा और हर चीज़ महंगी होगी। एक एग्जाम्पल आप ले लीजिए, 23 लाख
कमर्शियल मीटर हैं पाकिस्तान में। ये वो लोग हैं जो कमर्शियल मीटर लगा के कारोबार करें। ये मोहल्ले की दुकान नहीं है कि जिसने घर में से कनेक्शन लिया हुआ है। इनमें से सिर्फ 5,000 टैक्स देते हैं। पिछले साल अगस्त में मिफ्ता इस्माइल ने कहा कि इनके मीटर पे 3-3 हज़ार टैक्स लगा दो। इन सब पे नहीं, उसमें भी शर्त रखी गई कि इतनी दुकान का साइज होगा तो हम लगाएंगे। ऐसे मरियम नवाज साहबा की एक ट्वीट आ गई, आपको पता है, और वो 3,000 भी नहीं ले सके जिनके पास चौथाई इकानमी है उनसे। और आज पूरे पाकिस्तान के बिलों पर आपके मेरे जो टैक्स दे रहे हैं उनके बिलों पर भी टैक्स लगा है, और जिन बेचारों का टैक्स देना बनता ही नहीं है उनके बिलों के ऊपर भी टैक्स लग गया है। तो आपको कुछ नजर नहीं आता कि यह अशराफिया किसी तरह भी अपनी मराआत छोड़ने को तैयार है। जो सैकड़ों अरब रुपए की मराआत जो बैनुल-अक़वामी इदारे गिनकर बताते हैं कि इतनी मराआत हैं जो यह अशराफिया खुद को देती है, और ना ही अपने से जो मुंसलिक लोग हैं जिनसे वोटों की उम्मीद है, जो इन्वेस्टर हैं, जो मदद करते हैं, उनको कोई तकलीफ देने को तैयार है। ठीक है। और ये तवक्को करना कि जो पाकिस्तान का बाकायदा सिस्टम है, जो बाकायदा पॉलिटिकल सिस्टम है, जो बाकायदा स्टेट सिस्टम है, वो तो कुछ करने को तैयार नहीं है। ठीक है। और ये जो छोटा आर्जी अरेंजमेंट है जिसके लिए आइन में लिखा गया है कि ये सिर्फ आएगा और इलेक्शन कराएगा और चला जाएगा, जिसको तो इस वक्त लगता है कुछ समझ ही नहीं आ रही, समझ ही नहीं आ रही इनको तो लगता है कुछ समझ ही नहीं आ रही क्या हो रहा है। और यकीनी बात है 3 हफ्ते में कितनी एक वाकई निगरान वज़ीर ख़ज़ाना आज ये कह भी रही थी कि मैंने क्या मुश्किल काम ले लिया। जी जाहिर सी बात है, जाहिर सी बात है। तो फिर समझ ही नहीं आ रही तो रिलीफ की क्या, जब तक समझ आएगी तो हो जाएगा। तो फिर फायदा ही फायदा है हर दो सूरतों में। अबसार साहब, सदर पाकिस्तान अपनी तनख्वाहों में 2 मरतबा इजाफा का मुतालबा मांग रहे हैं। वो कानून के मुताबिक कह रहे हैं कि सबसे अलामती तौर पर ऊपर की तनख्वाह होनी चाहिए, तो जजेस की सबसे ज्यादा है और वो सदारती ऑर्डिनेंस के जरिए उन्हीं की तरफ से दी गई हैं। तो अखलाकी तौर पर वैसे उनको इस वक्त ये मुतालबा करना चाहिए। आइन की उन्होंने जिम्मेदारी पासदारी करनी है, आइनी नुक्ता उन्होंने निकाला है। आप उनकी तारीफ तो करें कि कितने बड़े वो दंदान साज के बाद आइन साज भी बन गए। सर आइन में तो बहुत कुछ लिखा हुआ है कि उन्होंने भाई वो आप शुक्र करें, वो सब कुछ नहीं करना। अभी तो देखें उनकी तनख्वाह पूरी देंगे तो पूरा काम करेंगे ना। आप तनख्वाह उनकी पूरी दे नहीं रहे और काम उनसे पूरा मांग रहे हैं, ये तो ज्यादती है ना। तनख्वाहदार बंदे से ऐसे बात नहीं करनी चाहिए। जितने पैसे देंगे उतना काम करेंगे। आप पूरा पैसे दें उन्हें, पूरा काम करें। और साथ उनको उन्होंने देखें, उनका एक बात की तो आप दाद दें उनके प्रोफेशनलिज्म की। उन्होंने तहरीर तौर पे ये बात हुकूमत को लिखी है, और हुकूमत को चाहिए कि जो IMF को तहरीरी प्लान पेश कर रही है ना, उसमें ये भी डाल दे, क्योंकि तहरीर तो है उनके पास। और उन्होंने बताया कि देखिए हमारे कितने मसाइल हैं। हमने, आप कहते हैं अशराफिया से, और मैं आपको एक बात बताऊँ, IMF इज़ नॉट द सोल्यूशन, IMF इज़ पार्ट ऑफ द प्रॉब्लम। आपका ख्याल है IMF को नहीं पता पाकिस्तान की अशराफिया क्या कर रही है, कितने सालों से कर रही है? आज तक IMF की मुझे एक कंडीशन दिखा दें जो उन्होंने कंडीशन रखी हो, उन्होंने कंडीशन रखी हो। ये इतनी मुनाफकत करते हैं IMF वाले, पॉलिटिकल कंडीशन लगाएंगे हम पे। उनको कोई परवाह नहीं है कि आप गरीब पे या बिजली के बिल पे कितना टैक्स लगाते हैं, या यहाँ लोगों की आमदनी क्या है, यहाँ रुपये का रेट गिरने से यहाँ महंगाई किस तरह बढ़ती है, क्योंकि हर चीज़ तो इम्पोर्ट होती है इस मुल्क में। वो ये नहीं, वो उनका मकसद है कि बजट डेफिसिट कम होना चाहिए, आप रेवेन्यू बढ़ाएं। आप गरीब के पेट्रोल पे लगा दें, 1 लीटर वाले पे भी लगाएं, और 500 लीटर वाले पे भी उतने टैक्स है, और साथ आप बिजली के बिलों पे लगा दें। आपने कभी उनको सुना है ये कहते हुए कोई कंडीशन ऐसी है कि जब तक आप ये तमाम एक कनाल के घरों पे टैक्स नहीं लगाएंगे इतना, या आप बड़ी गाड़ियों, इतनी 100 सीसी से बड़ी गाड़ियों पे टैक्स नहीं लगाएंगे तो हम आपको ये अगली ट्रांच नहीं देंगे? कभी नहीं कहेंगे ये बात। वो कहेंगे जी आप हमारा बजट डेफिसिट पूरा कर दें, आप ये पॉलिटिकल हमारी कंडीशंस पूरी कर दें, और उस पर अमेरिका उनको नीडल करता रहता है। IMF, ज़ाहिर है IMF की लगाम तो अमेरिका के हाथ में है। अमेरिका को नहीं पता पाकिस्तान के किस किस सियासतदान के, कि किस किस जनरल के, किस किस जजेस के, और किस किस मीडिया टाइकून के एसेट्स टैक्स इवेजन के बगैर, टैक्स इवेजन के बाद, टैक्स चोरी के बाद अमेरिका में है। नहीं पता उन्हें। वो IMF नहीं उस तरह की कोई कंडीशन लगा सकता कि ये लिस्ट दे दे IMF ला के पाकिस्तान को कि ये आपके इतने लोगों के एसेट्स बाहर पड़े हैं, इन्होंने टैक्स पे नहीं किया। ये जो डॉलर रोजाना ऊपर जा रहा है, ये पैसा कोई तो कमा रहा है ना रोजाना।
वो किधर जा रहा है? दुबई में? तो आपको नहीं पता दुबई में जा रहा है? तो सर फिर हुकूमत से उम्मीद ना रखे ना, वो IMF तो चले बाहर बैठा है, ये जो खुद IMF की तरफ देख रहे हैं, क्यों ना रखे हुकूमत से? आप तो खुद कह रहे हैं कि नहीं, मैं तो कह रही हूँ हुकूमत से रखें, आप कह रहे हैं कि IMF पार्ट ऑफ प्रॉब्लम है, नॉट सोल्यूशन। हमारे पास क्या सोल्यूशन है? इस मुल्क में क्या सोल्यूशन है? मैं उसको बताता हूँ, हमारी हुकूमत से क्यों एक्सपेक्ट करें? ये तो बेस्ट लोग हैं। और उस दिन चीफ जस्टिस साहब फरमा रहे थे जिनकी अपनी तनख्वाह 2 दफा बढ़ चुकी है साल में, जिसका ताना दिया है सदर पाकिस्तान ने चीफ जस्टिस को कि तुम्हारी तनख्वाह 2 दफा बढ़ गई, मेरी नहीं बढ़ी, मैं गरीब हूँ। ये देखिए, हमारे वो इमरान खान साहब ने एक ट्वीट किया था जब मोदी ने उनको जवाब नहीं दिया था। उन्होंने कहा था कि बड़े मुनासिब पे छोटे लोग बैठ गए हैं। ये हमारे मुल्क में, आपने कहा ना हमारे पास सॉल्यूशन क्या है? जब तक हमारे बड़ी पोजीशन पे छोटे लोग, जिनके पेट सिर्फ कब्र की मिट्टी भर सकती है ना, और जितनी मर्जी दौलत और जितना मर्जी प्रोटोकॉल प्रिविलेज पोजीशन उन्हें दे दें, उनके पेट नहीं भरते। उनमें से एक सदर पाकिस्तान है और दूसरे ये जो है लोग हैं। तो उस वक्त तक कोई सॉल्यूशन नहीं निकलना। और IMF से ना सॉल्यूशन मांगे, सॉल्यूशन हमारे अपने पास है। हमारी नीयत ठीक होगी तो सॉल्यूशन आ जाएंगे, नीयत ठीक नहीं है तो कुछ नहीं होना, जो मर्जी करते रहे, हम बातें बातें करके चले जाएंगे। और ये जो हुकूमत है, ये तो बड़े अच्छे लोगों की, टेक्नोक्रेट्स तो बड़े अच्छे होते हैं, बहुत अच्छे, वो तो उनके तो कोई दाग नहीं होता उन पे, तो उन्हें डिलीवर करना चाहिए। आप देख लें आप टेक्नोक्रेट्स कितना डिलीवर कर रहे हैं। शहजाद साहब, हुकूमत, अवाम हुकूमत की तरफ देख रहे हैं, हुकूमत IMF की तरफ देख रही है। अफसार साहब कह रहे हैं कि इस तरह तो कुछ नहीं होना, अपनी नीयत और अपना घर सही ना हुआ। सर कोई सोल्यूशन है, या सोल्यूशन हमें बाहर वालों से मिलेगा, या मिलेगा ही नहीं, अवाम रोती रहे सिर्फ? मेरी आवाज आ रही है? जी सर। अच्छा, देखिए, मेरा ख्याल है कि ये ऐसा लम्हा और ऐसा मौका है कि जहां पर के पहली दफा एक अवाम के अंदर अवामी एक रद्द-ए-अमल सामने आया है। अब अगर इस दफा भी अशराफिया की चालाकियों की वजह से ये रद्द-ए-अमल दब जाता है और ये अवाम फिर से मजबूर हो जाती है अपनी जिंदगियां उसी तरीके से या उससे भी बदतर गुजारने पे जिसके ऊपर ये आन पहुंची है, तो फिर इसका मतलब ये है कि अशराफिया फिर से जीत गई। अच्छा, अब हम अशराफिया का हिस्सा नहीं है, ये वाज़ेह होना चाहिए। हमने अशराफिया को अपने अपने वक्तों में सर्व किया है, हमने उनकी खिदमत की है अशराफिया की, लेकिन हम जब वहां से निकल गए हैं तो अब हम भी इनका हिस्सा हैं। हमें इनकी आवाज़ बनना चाहिए, जो कि गालिबन जब अपनी आवाज़ उनकी उठाई जाएगी तो हमारे लिए भी कुछ आसानियां क्रिएट होंगी, या हम इनकी मदद करेंगे। मेरा ख्याल है कि ये जो लम्हा और ये मौका हमारी कौमी ज़िंदगी का है, इसको बिल्कुल कभी भी, जिसे कहते हैं ना कि ये इसको पीछे नहीं हटना चाहिए। अगर ये हट गया तो फिर ये अशराफिया अगले 15 साल 10 साल के लिए फिर से आप पे हावी हो जाएगी। एक बात। दूसरी बात, ये अशराफिया $17.5 अरब की मरात सालाना एंजॉय करती है। ये डॉक्यूमेंटेड फिगर्स हैं, $17.5 बिलियन के बराबर ये अशराफिया मराहत लेती है। उसमें हर किस्म की मराहत शामिल है। उसमें एक्सपोर्ट के बाद जो पैसा बाहर रह जाता है, यहाँ से लोग जो मनी लेके लॉन्ड्रिंग करते हैं, जो पैसा बाहर रह जाती है, टैक्स एवेजन करते हैं, हर किस्म की चीज उसमें शामिल। $17.5 अरब की मराहत हमारे नीचे से इसी अशराफिया जो ऊपर हुकूमतों में बैठे होते हैं उनके लिए रास्ते बनाते हैं। अब आपका सवाल ये है कि अच्छा, ये जो लोग हैं जो अभी इस वक्त हुकूमत में हैं, ये क्या कर सकते हैं? बदकिस्मती से पिछले 10 दिनों में, 8-10 दिनों में जो इशारे मैंने देखे हैं, ये कुछ भी नहीं कर सकते। अगर ये 180 दिन भी रहें तो इनके जहन 90 दिन में फंसे हुए हैं। ये 90 दिन की खौफजदा हुकूमत है, ये खौफजदा जिसकी वज़ीर खजाना ये कह सके कि हम तो बस वो किताब और उसके मुआहदे के अंदर फंसे हुए हैं। तो फिर ये कहां से हम वो दिमाग लेके आएंगे जो कि इनको कहेंगे कि अपने अंदर स्टील पैदा करो, कोई हिम्मत कुव्वत पैदा करो। ये आज मुख्तलिफ किस्म के जवाबात आज की सिचुएशन मांगती है। उनको ये पता है कि ये कहने के बाद यही अशराफिया हर तरफ से मिलकर हमारी मदद को आ जाएगी और हमारी खलासी हो जाएगी उन मुश्किलात से। तो चाहे ये 180 दिन रहे या 200 दिन रहे, असल में ज़हनी तौर पर ये 90 दिन की हुकूमत है और ये 90 दिन की हुकूमत के तौर पर ये एक्ट कर रही है। ठीक है इफ्तिखार साहब, 90 दिन का खौफ है, स्टील नर्व नहीं है। और वो जो ऊपर बात हुई कि IMF या बाहर के लोग इन्हें कुछ क्यों नहीं कहते, जो अशराफिया $17.5 अरब ले जाती है, वो कहते हैं कि बस ठीक है, हमारा खसारा पूरा करें, फिर घर में जो मर्जी करें। हल है कहीं? IMF को क्या जरूरत पड़ी है आपको बताने की? आप बच्चे हैं। साहब मैं लेती हूँ जी। आपको नज़र नहीं आ रहा कि $17.5 अरब की मरात जो जिसको आपसे सवाल किया जाता है कि हमें इसकी तफसील दें, तो कहा जाता है कि हम इसकी तफसील भी नहीं दे सकते। तो किस मुल्क में रहते हैं हम?
और ये जो बात है ना, आपका सवाल कि अशराफिया अमरात छोड़ने को तैयार नहीं, बिल्कुल तैयार नहीं। और जितनी ताकतवर अशराफिया आज है, आज से 10 साल पहले, 20 साल पहले और 30 साल पहले नहीं थी। आज जितनी कार्टलाइजेशन हो गई है, हर चीज़ उनके पास है। पानी उनके पास है, शुगर उनके पास है, गंदम उनके पास है, दवाइयाँ उनके पास है। क्या चीज़ है जो उनके पास नहीं है? हर चीज़ उनके काबू में है। और तमाम रेगुलेटरी अथॉरिटीज़ नाकाम हो गई हैं। ये जो कंपटीशन का मसला हम बात करते हैं, जो कमीशन बनाए हुए हैं, जो कानून बनाए, वो भी नाकाम हो गए हैं। सर ये तो बहुत ही मायूसी की बात है। फिर तो मायूसी की बात नहीं, ये हकीकत है। तो आवाम बाहर है, जो शहजाद साहब ने कहा शराफिया की चालाकियां, वो सही कह रहे हैं, बेबस है हम सब। शहजाद साहब बिल्कुल सही कह रहे हैं। 24 करोड़ बेबस है इस मुल्क में। मेरा ख्याल है हम 24 करोड़ बेबस हैं, ये हकीकत है। निगरान कुछ नहीं कर पाएंगे, ठीक है, ना उनके पास मैंडेट है, ना उनकी ज़रूरत है। ये कम से कम इसकी जो जिस पे उसने ट्वीट की अपना 23 लाख कमर्शियल मीटर्स में के बाद जो हुई, चलो इसी के बारे में कुछ करके दिखा दे। कुछ नहीं मैं चाहता, उन्हीं को ले आए, रिटेलर्स को लेके आए, सर्विसेज को लेके आए, ज़राअत पे टैक्स लगाए, लगा दें, अमल हो ना हो कुछ तो करें। ये कुछ नहीं कर सकते। बिल्कुल शहजाद साहब सही कह रहे हैं कि आवाम का जो गम और गुस्सा है, शुक्र है कि उसकी डायरेक्शन इस दफ़ा बिल्कुल ये लोग हैं। आवाम पूछ रहे हैं कि इनको किस खुशी में आप बड़ी कारें दे रहे हैं। आवाम पूछ रहे हैं कि इनकी तनख्वाहें इतनी क्यों हैं। आवाम पूछ रहे हैं कि ये रियायतें इनको क्यों दी जा रही हैं। जब आवाम को पता लगेगा कि सदर पाकिस्तान अपने दंदान साजी के कारोबार के अलावा एक और कारोबार भी जाते हुए करना चाहते हैं, तो उनको और गुस्सा आएगा। अब देखने हैं कि क्या ये गुस्सा किधर जाएगा। अगर ये गलत लोगों के हाथ चढ़ गया तो सिविल वॉर हो जाएगी, और कोई ऐसी सियासी पार्टी है नहीं जो इसको कैश करा सके, जो इसको लीड कर सके और जो इसके मंतकी नतीजे तक पहुंचा सके। मंतकी नतीजा है अवाम का पाकिस्तान, और अवाम को उनका पाकिस्तान नहीं मिल सकता, क्योंकि ये कोई भी उनके साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। कोई पॉलिटिकल पार्टी ये मुतालबा नहीं कर रही कि उन लोगों से टैक्स लो जो टैक्स नहीं देते। और कहीं ना कहीं पॉलिटिकल पार्टियां भी हुकूमत में आके इसी अशराफिया का हिस्सा बनती है। अब सर साहब प्लीज योर पॉइंट। मैं जल्दी से 3 पॉइंट्स है मेरे। एक तो ये कि अब आपको सबको अंदाज़ा हो गया होगा कि निगरान हुकूमत कोई फ़ायदा नहीं है, और इसकी तरमीम होनी चाहिए आइन में, और वही हुकूमत जारी सारे कमीशन के पास हो। निगरान आके कोई यहाँ पे तीर नहीं चलाते, सिवाय इसके कि वो मामलात को डिले कर देते हैं और मज़ीद ख़र्चा बढ़ जाता है नई वजारतों पे और नई वज़ीरों की उस पर TATA पे। दूसरी बात, जो $17.5 बिलियन की मुराद की बात हुई है, तो IMF क्यों नहीं वो कंडीशन लगाती अपने प्रोग्राम में कि ये $17.5 बिलियन की मुराद पहले ख़त्म करें, फिर हम आपको अगले पैसे देंगे। नहीं करेंगे, वो भी नहीं करेंगे, वो भी मिले हुए हैं इनसे। और आखिरी बात, जो बदनीयती की आप यहाँ मैंने बात की थी कि बदनीयती जो है वो हमारे साथ हमारी बदकिस्मती है, और बदनीयती की एग्जांपल मैं आपको ताज़ा तरीन देता हूँ। ये गैर मकबूल बात है, मेरे शायद साथी भी इससे एग्री ना करें, लेकिन ये जो मुजाहरे हो रहे हैं ना, ये जो गुस्सा लोगों को बिजली के बिलों पे आ रहा है, ये कोई जेन्युइन सेंटिमेंट नहीं है। अच्छा। मैं आपको साफ बता रहा हूँ, आपको भी पता है, मुझे भी पता है कि मीडिया चैनल के न्यूज़ रूम जो पौना घंटा सिर्फ शेर को सड़कों पे दिखाते रहते हैं ना, वो बिल जो इतने हेडलाइंस में दिखा रहे हैं ना, इसकी वजह सिर्फ ये है कि हमारे पास कोई रीज़न नहीं, लॉजिक नहीं है इस वक्त IMF से भीख मजीद मांगने की। हमने कशकोल लेके जाना कि ये देखिए हमारे बड़े मुजाहरे हो रहे हैं, हमें थोड़ी सी सर साहब आपका पॉइंट आ गया है। माजरत, प्रोग्राम अपने बिल्कुल अखीर पर है, और अब साथ है कि अवाम का गुस्सा भी जेन्युइन नहीं है, और साथ ये भी राय आई कि इस निगरान हुकूमत के पास ना मैंडेट है ना जुर्रत है। 90 दिन का खौफ है, कुछ रिलीफ नहीं दे पाएंगे, ना कुछ कर पाएंगे। सोचने की जरूरत है फिर आखिर इस निगरान सेटअप की हमें ज़रूरत क्या है। आज के प्रोग्राम से इतना ही, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।